सैम बैंकमैन-फ्रिड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का फाउंडर और फॉर्मर CEO था। FTX एक $32 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी, जो कि आज के समय में कोर्ट केस में घसीटाई हुई है। उसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने कस्टमर्स के $9 बिलियन खत्म कर दिए। एक टाइम में FTX दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था, जो कि सिर्फ 2 दिनों में खत्म हो गया था। तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिप्टो के साथ में है या फिर FTX के साथ में, जानते हैं पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर। सैम बैंकमैन-फ्रिड, जिसका कि कोड नेम है SBF, एक MIT ग्रेजुएट था। ये दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 2019 में SBF ने FTX कंपनी की शुरुआत की। पब्लिकली हमेशा से ही सैम बैंकमैन की जो इमेज रही है वो एक जीनियस वाली रही है। जिस तरह से आज के समय में आप इलोन मस्क को इमेजिन कर सकते हैं, एक टाइम में पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में SBF की बहुत ही अच्छी इमेज हुआ करती थी। सिंपल सी टी-शर्ट्स पहनना, शॉर्ट्स पहनना, सिंपल ऑफिसेस में रहना और कई बार तो इतना ज्यादा काम करना कि ऑफिस के बीन बैग्स पर ही सो जाना, ये सारी स्पेशलिटीज थी सैम बैंकमैन की। अपनी खुद की पहली कंपनी स्टार्ट करने से पहले सैम बैंकमैन एक्चुअली एक थिंक टैंक में काम करता था, जो कि अल्ट्रुइज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाता था। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस करने के लिए मोटिवेट करना। अल्ट्रुइज्म में बड़े बड़े बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स को ये बताया जाता था और उन्हें इंस्पायर किया जाता था कि जरूरतमंद को वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करें। इवन दो अल्ट्रुइज्म का एक सोर्स ये भी कहता है कि आपको पैसे कमाने हैं और वो गरीब लोगों में और ज़रूरतमंद लोगों में डोनेट कर देने हैं। चाहे आप पैसे किसी भी सोर्स से कमाओ और चाहे आप किसी को स्कैम करके भी पैसे कमाते हो, उसके बावजूद भी आप डोनेट कर सकते हो। इसी थिंक टैंक में काम करने के बाद में सैम बैंकमैन अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करता है, जो कि 2017 में होती है। आलामेडा रिसर्च एक ट्रेडिंग फर्म था, जो कि क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करता था और इसके कस्टमर्स नॉर्मल लोग भी हो सकते थे। उस टाइम में क्रिप्टो की प्राइस अलग अलग देशों में जो उनके एक्सचेंजेस थे वहां पर अलग अलग होती थी और ये एक्चुअली एक लूप होल था जिसका इस्तेमाल सैम बैंकमैन की कंपनी करने लगी। उस समय में अलग अलग एक्सचेंजेस कुछ माइक्रो सेकंड्स ऊपर नीचे चलते थे। इस चीज़ का फायदा उठाते हुए सैम बैंकमैन एक जगह से क्रिप्टो खरीद करके उसे दूसरे देश के एक्सचेंज में बेच देता था और इस पूरे लूप होल का इस्तेमाल करके उसने करोड़ों रुपए अपनी कंपनी को प्रॉफिट करवाया। इसके इन्वेस्टर्स जानते थे कि ये लंबे समय के लिए रिलायबल नहीं होगा और इस वजह से उस टाइम में इन्वेस्टमेंट्स में सैम बैंकमैन को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। आलामेडा रिसर्च कंपनी की शुरुआत के बाद में सैम को पता चल चुका था कि क्रिप्टो मार्केट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस वजह से इसने एक दूसरी कंपनी स्टार्ट की। इसने सोचा कि क्यों ना हम लोग हमारा खुद का ही एक्सचेंज बना लें, जिस वजह से हम लोग दूसरे लोगों को भी क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। एक एक्सचेंज एक जगह होती है, एक वेबसाइट होती है जहां पर आप पैसे दे करके क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स इनमें से कुछ भी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड नहीं है, मतलब कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं। जिस तरह से हमारा NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, इस तरह से कोई भी रेगुलेटेड अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। FTX का पूरा गेम था कि इन्हें अपने कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा सेफ क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बना करके देना है और इसमें ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगे। साल 2021 आते आते ये FTX एक्सचेंज मेन स्ट्रीम में आने लगा। इसने काफी सारे एड्स टीवी पर चलाए, इवन F1 स्पोर्ट्स की टीम को भी स्पॉन्सर किया। धीरे धीरे ये काफी हद तक एक मोमेंटम भी गेन करने लगा और जुलाई 2021 आते आते इसे अलग अलग कंपनी के द्वारा $900 मिलियन की फंडिंग मिल गई, जिसकी वजह से इस पूरी कंपनी की वैल्यू $18 बिलियन क्रॉस कर गई। और सिर्फ एक साल में और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, सेक्वाया, ये सब लोग भी जो कि न्यूयॉर्क के आसपास ही बेस्ड थे, FTX में इन्वेस्ट करने लगे। कई बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि फॉर्मर NBA प्लेयर शकील ओनील ने भी इसको एंडोर्स किया और फरवरी 2022 में इनका सबसे बड़ा एड आया, जो कि सुपर बोल में था। सुपर बोल में एड लेना बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन जो पब्लिक आई आपको मिलती है, यानी कि जो पॉपुलैरिटी मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। बाद में FTX ने मियामी फ्लोरिडा का NBA स्टेडियम को स्पॉन्सर कर लिया और उसका नाम चेंज करके FTX कर दिया। उसी साल मई 2022 में FTX ने अपना एक कॉइन भी लॉन्च कर दिया। इन्होंने सोचा होगा कि हम लोग दूसरी करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया जाए जो कि खुद हमारा होगा। इन्होंने FTT बनाया। लेकिन आखिर क्या फ़ायदा एक ऐसे कॉइन को खरीदने का जिसकी शायद पब्लिक में डिमांड ना हो। तो इन्होंने डिमांड क्रिएट करने के लिए अपने कस्टमर्स को फ़ायदा दिया कि अगर आप FTT कॉइन्स खरीदते हैं तो आप असेंशली FTX के मालिक बन जाएंगे। मतलब कि आपको पार्शल शेयर ओनरशिप मिल जाएगी
और इसके बदले में आपके जो चार्जेस हैं, आपकी जो फीस है वो आपको कम देना पड़ेगी। और एक्चुअली देखते ही देखते इसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ गई। एक समय में जब इसकी वैल्यू सिर्फ $1 थी, वो बढ़ कर के कुछ टाइम बाद $80 से ज़्यादा हो गई। नवंबर 2022 में कॉइनडेस्क नाम की एक क्रिप्टो न्यूज़ एजेंसी एक रिपोर्ट को बाहर रिलीज़ करती है। वो ये बताती है कि जो अलामेडा रिसर्च कंपनी है, इसके पास में यही FTT कॉइन्स की बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है, इतनी ज़्यादा कि इसकी वैल्यू $5 बिलियन तक हो सकती है। नाउ ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। इसका एसेंशियली मतलब ये था कि जो FTT कॉइन्स था उसकी वैल्यू जानबूझ करके बढ़ाई जा रही थी और उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए FTX पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल कर रही थी। जो FTT कॉइन था उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसे जानबूझ करके इन्फ्लेट किया जा रहा है जिससे कि FTX अपनी वैल्यू ज़्यादा दिखा सके और उसकी बेस पर लोन्स ले सकें। उस समय तक ऑफकोर्स ये दोनों ही कंपनीज प्राइवेट थी, इसका मतलब कि इन्हें अपने रिपोर्ट्स को पब्लिक में रिलीज नहीं करना पड़ता था। लेकिन क्या सॉफ्ट बैंक और इस तरह के बड़े इन्वेस्टर्स ने भी कोई अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था जब इन्होंने कंपनी की ओनरशिप खरीदी थी? इसमें एसेंशियली हुआ कुछ ऐसा कि मान लीजिए कि एक आदमी एक कंपनी स्टार्ट करता है जो कि लोगों से पैसे लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ऑफ कोर्स उसका उन पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो सारा के सारे पैसे मार्केट में लगे हुए हैं, ना कि उस कंपनी के पास में है। बट इस केस में क्या हुआ है कि जो अलामेडा रिसर्च थी वो पैसे मार्केट में लगाने के बजाय, बिटकॉइन खरीदने के बजाय में एक्चुअली FTT कॉइन्स खरीदने लगी थी, उस पैसे से जो पैसा कस्टमर ने उसे बिटकॉइन या फिर किसी दूसरे कॉइन को खरीदने के लिए दिया था। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। FTT कॉइन्स को कंट्रोल FTX करता था जो कि अलामेडा रिसर्च की ही एक सिस्टर कंपनी थी। इस वजह से एसेंशियली उनके पास में मार्केट और मार्केट में आने वाले पैसे सबका कंट्रोल आ गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। कॉइनडेस्क की इस रिपोर्ट के बाद में FTT कॉइन्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी। बाइनेंस जो कि एक और दूसरा क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका कि फाउंडर जिसका नाम है CZ, फुल फॉर्म फॉर चैंग जाओ, उसने अपने $2.1 बिलियन वाले वर्थ के FTT कॉइन्स बेच दिए। बाइनेंस की कुछ ओनरशिप FTX में थी और इस वजह से उन्हें एक्सचेंज के रूप में FTT कॉइन्स मिले थे जिन्हें फाइनली बाइनेंस ने बेच दिया था। FTX ने सोचा कि अगर FTT कॉइन्स की वैल्यू नहीं बची तो उनकी पूरी कंपनी काम करना बंद कर सकती है और इस वजह से सैम बैंकमैन ने अलामेडा रिसर्च के CEO से कहा कि वो ये $2.1 बिलियन के कॉइन खुद खरीद ले और वो भी पब्लिक पैसे से। और अलामेडा रिसर्च ने एक्चुअली ऐसा ऑफर भी किया। उसकी CEO कैरोलिना एलिसन ने यह ऑफर दिया कि वो $2.1 बिलियन के FTT कॉइन्स खरीदने को तैयार हैं, जिससे कि FTT कॉइन्स की डिमांड और सप्लाई बैलेंस रहे और FTT कॉइन्स की वैल्यू स्टेबल रहे। पर ऑफ कोर्स ये प्लान काम नहीं आया। पैसे की कमी होने की वजह से FTX ने अपने कस्टमर्स को विड्रॉ करने से मना कर दिया और तभी लोगों को लगने लगा कि ऑफ कोर्स अब FTX के साथ में कोई मेजर प्रॉब्लम है। उसी के थोड़े टाइम बाद सैम बैंकमैन ट्वीट करता है और कहता है कि सारी कंडीशन अंडर कंट्रोल है, FTX बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और कस्टमर के पैसे कहीं नहीं गए, जबकि ऑफ कोर्स ये सबका सब एक लाई होता है। और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद में FTX बैंकरप्सी के लिए फाइल कर देती है। कंपनी की वैल्यू जो एक समय में $32 बिलियन से ज़्यादा हो गई थी, वो सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर ज़ीरो हो जाती है। FTX कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो बहामास में था, इस वजह से सैम बैंकमैन भी उस समय बहामास में था। उसे USA में वापस डिपोर्ट किया जाता है और वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है और न्यू जर्सी की कोर्ट में उसके खिलाफ काफ़ी सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। जितने चार्जेस सैम बैंकमैन के ऊपर लगे हैं, अगर वो सारे के सारे प्रूव हो जाते हैं, जो कि कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो उसे ज़िंदगी भर भी जेल में रहना पड़ सकता है। क्रिप्टो के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है। इस वजह से जितनी भी जो कंपनीज़ हैं वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस मार्केट में एंटर कर जाए और इसके लिए वो सिग्निफिकेंटली रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। मान लीजिए सॉफ्ट बैंक अगर $1 बिलियन भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और अगर वो कंपनी पूरी तरीके से डूब भी जाती है तो भी सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मेगा रिटर्न्स मिलेंगे और इस वजह से कंपनीज भी इतने बड़े रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। और क्योंकि कंपनीज इतने बड़े रिस्क को ले रही है, जो कि कंज्यूमर इन्वेस्टर है वो सोचता है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है मतलब कि उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस ठीक से किया होगा, इस वजह से वो लोग भी इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और इस तरह से ये एक ट्रैप बन जाता है जिसमें एसेंशियली जो कॉमन आदमी होता है उसी के सबसे ज़्यादा पैसे गायब होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।